उधर गिरे। फिर मैंने एक को शूट किया, वो मर गया था। फिर उन्होंने बोला भाई एक बंदा और भी जिंदा है जो हमें शूट कर रहा है। ये वादे सुनने में आया था मेरे को। तो मैंने भी फायरिंग बंद कर दी, वो पीछे भाग गए। तो 2 बंदे, उन्होंने बोला भाई 2 बंदे जो आगे फायरिंग करते जाओ और एक बंदा हमें कवर दे। जैसे वो 2 बंदे फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे। तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था। मैंने उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था, वेपन नीचे गिर गई। तो उसने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी, तो वो नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा 2 बंदे आगे गए, एक को मैंने पीछे से गोली मारी थी, वो थोड़ा जख्मी हो गया। फिर आगे भाई ने जो है कार्रवाई की। सलाम है इन लोगों पे नाजरीन जिन्होंने आज कराची में स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दी का हमला नाकाम किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। नाजरीन, बड़ी एक अहम, बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई। बड़ा ट्रैजिक था ये जो 3 हमारे 4 लोग शहीद हुए। उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी, पुलिस कांस्टेबल भी और एक शहरी भी। लेकिन ये कहना बड़ा ज़रूरी है इस वक्त कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त हमले में मुलव्विज़ हैं, और ये भी अपने 20 साल 25 साल के मैंने सहाफ़त में इस तरह खुल के बात नहीं की जब तक एविडेंस ना आए। लेकिन आज कहना पड़ेगा कि ये जो अटैक हुआ है इसमें यकीनन हिंदुस्तान का हाथ होगा। वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से अटैक हुआ, ये लोग खुद अकेले नहीं थे जो आए जिन्होंने इतना एक ऑर्गेनाइज तरीके से अटैक किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये अटैक नाकाम हुआ और हिंदुस्तान को भी अपनी मुंह की खानी पड़ी। ओपनली तो भी नहीं, जाहिर है पता चलता, लेकिन जो भी उनका इरादा था पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें, वो नहीं कर पाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ना कि जो लोग थे वो मारे गए जो कि टेररिस्ट थे, लेकिन अंदर जा नहीं सके, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। और नाजरीन, मिनटों के अंदर पाकिस्तान सिक्योरिटी जो एक्सचेंज है वो बिल्कुल काम कर रहा था। ये नहीं कि किसी भी वक्त पे कोई घबराहट हुई हो कि सब चीज़ें रुक गई हों, कि घंटों काम नहीं हुआ हो। और जो नर्व सेंटर था पाकिस्तान का, यानी कि इकोनॉमी का, दैट केप्ट गोइंग एंड द क्लॉक केप्ट टिकिंग। ये नहीं कि बिजनेस वाज स्टॉप्ड। और ये फिर हम कहेंगे कि हिंदुस्तान को सुन लेना चाहिए कि वो चाहे कुलभूषण यादव हो, चाहे कुछ हो, इस वक्त हिंदुस्तान मुश्किल में है। चीन के हाथों हिंदुस्तान मुश्किल में है, नेपाल के हाथों हिंदुस्तान मुश्किल में, अंदर खाने हिंदुस्तान मुश्किल में है कश्मीरियों के हाथों। और उसका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान पे इस तरह हमले करके वो इट विल गेन एनी पॉइंट्स, इट विल बी डिसअपॉइंटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और ये अल्लाह का शुक्र है कि ये जो मामला है ये दूर तक नहीं गया। लेकिन सिक्योरिटीज़ के जो है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, हर एक को और चौकन्ना रहने की ज़रूरत होगी। आज बहुत एफिशिएंटली पुलिस ने, सिक्योरिटी गार्ड ने, रेंजर्स ने मुकाबला किया, लेकिन और ज़्यादा इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा कि बात इधर तक भी ना पहुँचे। और आने वाले दिनों में ऐसे ख़तरात और भी होंगे। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि ये बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन हमारी हम सलाम पेश करते हैं उनको जिन्होंने अपनी जान दी इस मुल्क में अमन कायम करने के लिए, इस दहशतगर्दी के हमले को नाकाम करने के लिए। और बेशक पाकिस्तान चौकन्ना है और बेशक हिंदुस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। नाज़रीन, हम बात करेंगे, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमारे साथ अपोजिशन लीडर इस वक्त मौजूद हैं, पार्लियामेंट लीडर ख्वाजा आसिफ साहब, और आपको मालूम है ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। तो सीधे चलते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के पास। कल भी खूब इनकी और बिलावल भुट्टो साहब ने बात की। ख्वाजा साहब ने पार्लियामान में धुआंधार तकरीरें 2-3 दिन से कर रहे हैं, आज भी इन्होंने बात की, उस पर भी इनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू नसीम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी, तो ख्वाजा साहब पहले तो योर क्विक कमेंट जो कराची में हुआ उस पर। नसीम, आपने बड़ा डिटेल में बताया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है और बहादुरी है वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पुलिस वाले थे, जिन्होंने ये जो नाकाम बनाया है हमला। और बिल्कुल सही आपने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है एक नर्व सेंटर होता है किसी भी इकोनॉमी का। उसको चलते रहने देना और उसमें कोई डिस्ट्रप्शन मेजर जो है ना होना जो है
हमें खराज तहसीन पेश करते हैं उन शहीदों को भी, और जो जिन्होंने अपनी जान दे के इस हमले को जो है नाकाम बनाया है। मैं उन तमाम शहीदों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो दहशत गर्दी की जंग में पिछली एक दहाई से ज़्यादा, बल्कि मैं समझता हूँ कि 15-16 साल से जो लोग शहीद हुए, जिनमें हमारे बच्चे थे, स्कूलों के बच्चे थे, आर्मी पब्लिक स्कूल के, हमारे नौजवान थे, हमारे अफवाज के बेहतरीन सिपाही और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स ऑल्सो, हमारे पुलिस के, रेंजर्स के, आम जो हमारे शहरी हैं, सबको खराज तहसीन हम पेश करते हैं। लेकिन आज भी जो है हुकूमत हमारी जो है ना वो दहशत गर्दी की डेफिनेशन के मुतल्लिक कंफ्यूज्ड है, और वो ये तय नहीं कर पा रही कि कौन दहशत गर्द है और कौन शहीद है। तो मैं समझता हूँ कि इस फिजा में जब एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आवर रूलिंग एलीट जो है ये इस किस्म का कंफ्यूजन हो, तो मैं समझता हूँ कि वो कौम को फिर लीडरशिप नहीं आप प्रोवाइड कर सकते, फिर कौम को आप कंफ्यूज करते हैं, कौम को जो उसकी जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स जो होती हैं उनके मुतालिक भी आप कंफ्यूज करते हैं। और इनके मुतालिक आपने बिल्कुल सही कहा कि नसीम के ये इसमें हिंदुस्तान का 100% नहीं 200% हाथ है, बल्कि दहशत गर्दी सारी की सारी जो है हिंदुस्तान जो है वो डायरेक्टली भी और हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के जरिए भी जो है वो यहाँ पे हमारे पास एविडेंस है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी एजेंसीज के पास एविडेंस है और अखबारों में भी, मीडिया में भी बार बार ये आता है। और खुसूसन इन हालात में जबकि हिंदुस्तान के अपने अंदर के हालात जो हैं वो इतने मखदूश हुए हैं, नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान में सरेंडर मोदी कहा जा रहा है, जो चाइना ने उनके साथ जो उनकी दुर्गत बनाई है, और तमाम आपने बिल्कुल सही कहा, नेपाल ले लें, बांग्लादेश ले लें, पाकिस्तान ले लें, चाइना ले लें, श्रीलंका ले लें, किसी के साथ भी इस वक्त जो है हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, तमाम ताल्लुकात जो है कशीदा हैं, और एक इंटरनल स्ट्राइफ है जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फेस कर रही है। मोर देन a dozen states are facing insurgency. आप सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, कश्मीर में, और खुसूसन कश्मीर एक नासूर बन चुका है इस वक्त जो है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जितना जुल्म ढाया जा रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और उसको जिस तरह फ़लस्तीन की जगह फ़लस्तीन की उसको मॉडल बना के उसको वहाँ पे इंडियन जो है सेटल किए जा रहे हैं, कश्मीरियों को वहाँ से अपनी ज़मीन से, अपनी जायदाद से, अपने वतन से, अपनी ज़मीन से जो है डिसइनहेरिट किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है वहाँ से। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स इंडिया, वो आज भी अपीजमेंट का मैं समझता हूँ कि उसमें अंसर शामिल है। यहाँ पे अपीजमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि बड़ा डिफाइन होना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ हमारी क्या पॉलिसी है। आज भी जो है वो ट्रेड जो है यूजुअल जारी है, हमारे सफारती ताल्लुकात भी जारी हैं, और क़यामतें टूट गई हैं मुसलमानों के ऊपर। ट्रेड तो बंद हुई हुई है, ट्रेड तो बंद हुई है, नहीं ख्वाजा साहब, अलावा इमरजेंसी ड्रग्स के वो भी रोक दी गई है। देखें, मैं ये बहरहाल मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ट्रेड जो है डिस्पाइट व्हाट हैपेंड इन कश्मीर उसके बाद भी जारी रही, और क़यामतें टूट रही हैं मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान के तूर, जिस तरह उनको पब्लिकली लिंच किया जा रहा है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेवा हैं, वो एक खुदा के मानने वाले हैं पब्लिकली, और वीडियोस जो है हर जगह देखी जा रही हैं। इन हालात में जो है ना पाकिस्तान एट द हाईएस्ट लेवल एक इत्तेहाद के साथ, एक यूनिटी के साथ सारी कौम जो है वो ये पैगाम भेजे कि हम हिंदुस्तान के साथ जो है ना, हिंदुस्तान हमारा अज़ली दुश्मन है, और हम उसके साथ जो है ताल्लुकात बार बार रिपेयर करने के कोशिश के हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है, सही बात है, होता नहीं। लगता है ख्वाजा साहब आपकी बातें सुन के तो लगता है कि इस इशू पे पूरी कौम, हुकूमत, ऑपोजिशन सब एक हैं, क्योंकि आप भी ने भी जो बातें की मोदी के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर रिपीटेडली फाशिज्म का कह रहे हैं और उनको फाशिस्टिक गवर्नमेंट कह रहे हैं, और जो भी पोजीशंस लिए हैं,
मेरा ख्याल है हुकूमत और ऑपोजिशन नाजरीन इस इशू पर बिल्कुल इज ऑन द सेम पेज। और ये भी कहना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में कोशिश की हालात बेहतर करने की इस मोदी गवर्नमेंट के साथ, और इमरान खान साहब ने आते ही कोशिश की कि मोदी गवर्नमेंट के साथ हालात बेहतर हों, लेकिन यकीनन कंक्लूजन यह है कि इस गवर्नमेंट के साथ मोदी, अमित और दुल्लत जो ये ट्रियो है इसके होते हुए कुछ नहीं हो सकता। ब्रेक लेते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब से पूछेंगे जो डोमेस्टिक सियासत है उस पर पूछेंगे बजट कैसे पास हो गया, पूछेंगे नई हुकूमत की बात करते हैं वो कैसे आएगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा आसिफ साहब हैं। ख्वाजा साहब जरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे चलते हैं। लग रहा था शुरू में कि बजट पर हुकूमत जरा एक मुश्किल सिचुएशन में है, लेकिन बड़े मजे में बजट आज पास हो गया। मेरा ख्याल है कि मुझे तो खैर जो है कोई looking at last many years, almost 7 decades, ये कभी कोई मिसहैप जो है हमारे मुल्क में बजट पे नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत की जो कमजोरी है और जो मीडिया पे बार बार एक स्पेकुलेट हो रहा है, जिसमें ऑब्वियसली हम भी ऐड कर रहे हैं, और उस मेरी स्पेकुलेशन नहीं है, उसमें सच का आंसर जो है गालिब है। ये चीज़ें जो है ना ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही हैं कि भाई बजट हो सकता है ना पास होता। उसमें आज मैंने अभी एक टिकर चलते देखा है इस पे ट्विटर पे कि जी प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि ये बार बार बदलने की और बार बार आने जाने की जो बातें जो है ना आवाम में एतमाद का फुकदान पैदा कर रही हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल कहा कि उनकी जो स्टेबिलिटी है या उनके ऊपर उनके रहने पे या उनके प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करने पे लोगों को बहुत ज़्यादा बड़े स्ट्रॉन्ग शकूक व शुबहात हो गए हुए हैं। उनकी जो कंटिन्यूटी है या उनकी स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की जो है वो एब्सोल्युटली शेकन, और उनके अंदर के जो लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो आज लाए गए, और उनको उसके बावजूद जो है मैंने आज जमा कराया एक रेजोल्यूशन जो है इसके खिलाफ, पेट्रोल प्राइसेस की जो हाइक हुई है उसके खिलाफ, उस रेजोल्यूशन के ऊपर पीटीआई के भी एमएनए के एक के साइन है और उनके तमाम इत्तेहादियों के उसके ऊपर साइन है, तमाम इत्तेहादियों के। आई कैन सेंड यू द पिक्चर ऑल्सो, उसकी जो है जो नाम है और जो सिग्नेचर्स हुए हैं मैंने आज। तो रेजोल्यूशन क्या कहती क्या है ख्वाजा साहब, रेजोल्यूशन का मतन क्या है? रेजोल्यूशन का मतन यही है कि ये प्राइस हाइक जो है ये इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो प्राइस हाइक जो हुई है पेट्रोल की, और ये सारा एक मसनूई तरीका था एक वारदात करने का, कि पहले उसमें की किल्लत क्रिएट की गई और कहाँ था पेट्रोल, एकदम जो प्राइस बढ़ी और सारा पेट्रोल की रेल पे हो गई है पेट्रोल पंप्स पे, और पहले कोई पेट्रोल बेचता नहीं था, वहां पे लाइनें लगी हुई थी। ख्वाजा साहब जरा इस पर अगर आ जाएं बात पे, जो आपने शुरू में कही, आपने कहा कि मीडिया की स्पेकुलेशन है, हम भी उसमें ऐड करते हैं और कुछ सच्चाई भी है, और वो है अब जो बात हुकूमत के जाने के हवाले से। हमें लगता यह है कि तमाम तनकीद अपनी जगह, पार्टी के अंदर भी पीटीआई में भी तनकीद है, मतलब कि चौधरी फवाद से ज्यादा कौन तनकीद कर सकता है, लेकिन हुकूमत जाने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। ख्वाजा साहब कोई आप किसी चीज की निशानदेही कर दें, कहीं नसीम इससे लगता है मुझे कि जा रही है। देखें ना, नंबर्स भी इनके पास हैं, अलावा मेंगल साहब के सब उनके साथ खड़े हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने तो कल कहा है कि कोई मेरे अलावा चॉइस ही नहीं है, और बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी इलेक्शन का तो भी कोई कोविड में सवाल नहीं पैदा होता। तो किधर जा रही है? कहीं नहीं जा रही। देखिए, मैं ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट है, मैं नसीम मेरा ख्याल है आप खासी देर से पाकिस्तान की सियासत को देख रही हैं। अगर आप देखें तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो है ना पहले भी हुक्मरानों ने दी हुई हैं। आपको याद होगा, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि एक दिन पहले जो है एक वजीर आज़म ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, रात को डिनर के ऊपर, बिल्कुल एक डिनर पे, और नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज गॉन। इसी तरह पहले भी होता रहा।
तो ये यू डोंट हैव टू रियली ऐड अप के भाई ये 2 + 2 4 होनी है और उसके बाद ये हुकूमत जानी है। हालात जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट उधर तो फौज के साथ फॉल आउट हो जाता था ख्वाजा साहब, वहाँ फौज के साथ फॉल आउट हो जाता था, इधर तो लगता नहीं कि, मैंने कहा जब तो फौज के साथ फॉल आउट होता था तो फिर टीम बी आ जाती थी। नहीं देखें, वो टीम बी आनी या फौज के साथ फॉल आउट होना चले वो माजी की, लेकिन देखें माजी में जो है जो इस वक्त इस हुकूमत की जो एक कम्प्लेक्शन है या एक कॉम्बिनेशन है या जिस तरह वो लाए गए हुए हैं या जिस तरह वो ऑपरेट कर रही है ये हुकूमत, वो आपको भी पता है मुझे भी पता है। और अगर उसमें जो थोड़े सा हाथ जो है खींचा जाए तो ये हुकूमत कोलैप्स हो जाती है। दूसरा ये है कि इस हुकूमत की बदनामी, क्यों कोई खींचेगा हाथ क्यों खींचेंगे? कैन यू लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, जरा मुझे थोड़ा सा 25-30 सेकंड दे दें, 25-30 सेकंड दे दें कि देखें क्यों खींचेंगे। आप बताएं मुझे कि व्हाई शुड एनीबॉडी for that matter, an individual or an institution take so much of blame for this government? ये जो गवर्नमेंट का इनएप्टीट्यूड जो है या नाअहली है इस हुकूमत की, वो कितनी देर बर्दाश्त की जाएगी? मुझे आप बताएं कि ये 2 साल में जो इनका हालात हुए हैं उसका कोई नेगेटिव फॉल आउट तो हर तरफ होगा ना, कुछ सिर्फ इस हुकूमत का तो नहीं जाएगा कुछ, बल्कि और भी जो है हाथ जो है सॉइल होंगे इन लोगों की वजह से। तो मेरा अपना ख्याल है कि इट इज मैटर ऑफ टाइम, पीपल विल डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम दिस गवर्नमेंट और दैट विल बी अल्टीमेटली दैट विल स्पेल आउट द डिमाइस ऑफ दिस गवर्नमेंट। और वो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है। हाउ लॉन्ग यू कैन टेक द लोड और द लायबिलिटीज ऑफ दिस गवर्नमेंट? इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हर आदमी जो है, मैं ज़ाती तौर पे या मेरी सियासी पार्टी या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई जो भी जो है वो दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। मुझे अगर पता लग जाए कि मैं फलां बंदा मेरी पॉलिटिकल लायबिलिटी बन गई, आई विल ट्राई टू यू नो टेल हिम कि भाई एनफ इज एनफ, आई एम मूविंग आउट। तो ये मैं अब मेरा ख्याल है आपको लगता है ख्वाजा साहब ये जो बात आप कह रहे हैं, आप जो फरमा रहे हैं बात तो मंतक के हवाले से तो ठीक है, लेकिन आपको कोई साइंस नजर आते हैं कि यानी कि जहां जहां से सपोर्ट इनको मिली है इमरान खान साहब को, इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं कि वो कहीं से हाथ आप कह रहे हैं पीछे खींच रहे हैं, और क्या कर सकती है? बिकॉज ही इमरान खान हैज द नंबर्स, उनके पास पार्टी में लोग हैं और इनके बगैर पार्टी चलेगी भी नहीं। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, एब्सोल्युटली। आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग कि मेरे पास एविडेंस है, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं पिछले 30 साल से पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले भी मैं पॉलिटिक्स से मेरा बड़ा करीबी रिश्ता रहा हुआ है जब से मैंने होश संभाला है। तमाम तर आसार जो हैं, तमाम तर जो साइंस हैं, वो जो मैं बात कह रहा हूँ उसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुने, ये जो है ना नाकामी जो है ना उसका कोई बाप नहीं बनता, और कामयाबियों के तो बहुत से बाप बन जाते हैं। मैं ये अंग्रेजी का एक मकूला है, ये मेरा ख्याल है कि ये नाकामी जो है ना, नाकामी अल्टीमेटली यतीम ही होगी। ये इसके कोई जो है ना सरपरस्त या नहीं हो सकेंगे। मैं बस मुझसे फिलहाल इतने खिलवा लें, मैं ये नाकामियाँ हैं जो अल्टीमेटली जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर जो है जाके कंक्लूड होंगे। ये नाकामियाँ हैं। मुझे बताएं कि पिछले 2 साल में कौन सी कामयाबी है, एक बता, चले एक बता, जस्ट वन, जिस महाज के ऊपर इन्होंने कोई रिसाउंडिंग विक्ट्री हासिल की हो, कोई महंगाई पे काबू पाया हो, बेरोजगारी पे काबू पाया हो, 50 लाख जो है घर दिए हों, 1 करोड़ नौकरियां दी हों, या कोई डैम बनाया हो, या कोई सड़क बनाई हो, या करप्शन पे काबू पाया हो। करप्शन जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। इसमें कौन सी एक बात है जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट जो है प्रॉब्लम्स है बहुत? ख्वाजा साहब, आपकी पार्टी की क्या हिकमत अमली है इस वक्त?
आपकी पार्टी, राना सनाउल्लाह साहब कुछ और कहते हैं, लगता है आप लोग कह रहे हैं इलेक्शन की तरफ जाएंगे आप और एहसन इकबाल साहब। पार्टी की हिकमत अमली क्या, आप कह रहे हैं हम एक लाहे अमल देंगे, क्या लाहे अमल देंगे कौम को? देखिए, ये पार्टी की में अगर आपको किसी वक्त मुख्तलिफ आरा नज़र आती हैं तो बिल्कुल होती हैं पार्टीज में, और मेरी एक राय है। लेकिन अल्टीमेटली जो है, ये जो भी हमारा कंक्लूजन निकलेगा, कल भी हमारी मीटिंग है पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप की, मेरा ख्याल है ये सेशन ख़त्म होने के बाद मियाँ शहबाज साहब सेहतमंद इंशाल्लाह ताला वो हो गए हैं अल्लाह के फजल से, तो वो अगर जो है वो पार्टी की मीटिंग बुलाते हैं तो 8-10 दिन में कोई ना कोई जो है ना हमारी वो आ जाएगी पॉलिसी आपके सामने, जो एक मजबूत पॉलिसी होगी। और वो पॉलिसी जो है इंशाल्लाह ताला जो है वो आपके सामने भी आ जाएगी। आप सही कह रहे हैं, मुख्तलिफ अशखास हमारी पार्टी के जो है लीडरान जो है वो ख्वाजा साहब ये बता कि जी ख्वाजा साहब ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें आपको क्या लगता है कि ये बात, देखें ना, आपके पास कोई टाइम तो आप नहीं कह सकते टाइम पीरियड, क्योंकि जो लोग बात करते हैं वो कहते हैं जी ये तो हुकूमत चलेगी, जो नाक़िदीन भी हैं वो कहते हैं कि हाँ मुश्किल में है लेकिन कोई हमें चेंज नज़र नहीं आ रहा। आप फरमा रहे हैं कि चेंज आपको नज़र आ रहा है कि होता हुआ, और आपकी पार्टी के हवाले से कल खबर चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब को डॉक्टर्स ने कहा है 3 हफ्ते और आराम करें, तो ज़रा प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें कि उनकी सेहत की इस वक्त क्या सिचुएशन है। देखिए मियाँ साहब, अल्लाह के फजल से वो जो कोविड जो है अभी उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मेरा ख्याल है आजकल में टेस्ट हो जाएगा, लेकिन कोविड से वो अल्लाह के फजल से रिकवर कर गए हैं। लेकिन आपको पता है उनकी जनरली सेहत के प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से मे बी डॉक्टर्स उनको एडवाइस करें कि आप जो है ना आराम से जो है अपनी एक्टिविटीज जो है रिज्यूम करें, इस तरह ना करें जो है कि वो कि फौरी तौर के ऊपर आप ऑपरेशनल हो जाएं, या फौरी तौर के ऊपर जो है आप जो है वो पार्टी मीटिंग्स या और एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट कर दें। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ और ये होना भी इसी तरह चाहिए। तो ये इस सूरत हाल में जो है मैं समझता हूँ कि आई डोंट सी एनी कॉन्ट्रडिक्शन हमारी पार्टी में, आई डोंट सी एनी कॉन्ट्रडिक्शन। आरा जो है मुख्तलिफ मिल के तो एक सियासी पार्टी की एक एंटिटी बनती है, उसमें कोई जो है कोई एक एवरीबॉडी यू नो आपके और शाहिद खाकान नवाज़ी साहब के डिफरेंसेस खत्म हो गए ख्वाजा साहब, अब बातचीत है? मैं पब्लिक फोरम्स के ऊपर जो है ना अपनी जाती बातें डिस्कस नहीं करता। मेरा ख्याल है नसीम आपको भी थोड़ा सा इस चीज से इज्तनाब करना चाहिए प्लीज। चले ठीक है, यू डिस्कस्ड इट बिफोर, इसलिए मैंने रेज किया है, छोड़ दीजिएगा इसको। अच्छा ये तो बताएं, आज आपने काफी सनसनीखेज, पहले भी हमेशा माजरत की है, मैंने कोई कमेंट नहीं कभी किया। अच्छा ठीक है, फेयर इनफ सर, दैट्स फाइन। ये जरा हम आपको सुनाते हैं, आज आपने बड़ी सनसनीखेज एक स्टेटमेंट दी नेशनल असेंबली में, सुनिए नाज़रीन। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ मैं ऐसी गल्लां ਕਰਨ ਦਾ खुदा दी कसम ਤੁਹਾਨੂੰ जगह नहीं लभनी है सवाल दे विच। मैं सही कह रहा हूं सर, ये पिछले 12-13 दिन से जो कुछ कर रहा है मैं सुना दूंगा सारा कुछ यहाँ पे। मैं आपके चेंबर में आके तो ये सारी बैकग्राउंड आपको बता दूंगा। ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं आप, चेंबर में क्या बताने जा रहे हैं, थोड़ा हमें भी बताएं। अगर मैंने बताना ही होता तो मैं वहां ही ना बता देता, तो इसका मतलब है मैंने कोई थोड़ा सा तो बता दें, मतलब अगर आप फवाद चौधरी की कोई पर्सनल बात कर रहे हैं तो छोड़ दें। मैंने अपनी जबान पे अगर कोई काबू रख लिया है तो नसीम, व्हाई यू फोर्सिंग मी टू टेल एवरीथिंग ऑन द मीडिया? अच्छा, आई थॉट समथिंग इंटरेस्टिंग को थोड़ा सा इस ग्लूम एंड डूम में कोई हंसी मजाक हो जाए। नहीं बस पार्लियामेंट में जो है इस तरह की होती हैं बातें। चले ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमसे आज बात करने का, आपसे बड़ी देर के बाद मौका मिला गपशप करने का, थैंक यू सो मच।
नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम बात करेंगे आज पार्लियामान में जो हुआ। बिलावल भुट्टो की तकरीर हुई और उस हवाले से जो सवाल उठे, तो हम PMLN की PTI की लीडरशिप और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को बुला के तो उनसे थोड़ा उस पर बातचीत करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त दो लीडिंग एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो हमें बताएंगे PTI की और पीपल्स पार्टी की और PMLN की इस वक्त जो थिंकिंग है वो क्या, किस चीज़ की तरफ इशारा करती है सियासत में। हमारे साथ सलीम बुखारी साहब हैं, हमारे अपने ग्रुप के एडिटर हैं, वेबसाइट के बड़े ज़बरदस्त, आपको देखनी चाहिए चैनल 24 की जो वेबसाइट है, खबरें सबसे पहले ये लेके आते हैं सलीम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया हमें आपने ज्वाइन किया सलीम बुखारी साहब। नाज़रीन, आपको मालूम है कि ये अपना प्रोग्राम भी करते रहे हैं, ये एडिटर भी अखबार के रहे हैं, वी वेरी लकी ये हमारे साथ हैं। और हमारे साथ मज़हर अब्बास हैं, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं सलीम बुखारी साहब। अब जो पिछले 24 घंटों में हुआ है, बजट भी पास हो गया, तकरीरें भी हो गई, प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया मेरी बजाय कोई और है ही नहीं, और ये बात चली कि जी कौन कौन छोड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को और कौन नहीं छोड़ेगा। आखिर में अख्तर मेंगल साहब के अलावा सब प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े। तो आप किस तरीके से देखते हैं सियासी सिचुएशन? बहुत शुक्रिया आपका, और सारा कुछ जो आपने मेरे बारे में कहा, मैं आपके लिए आपका बहुत मशहूर हूँ इस हवाले से। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, अजीब वो गरीब किस्म की बातें हो रही हैं। हमने अपने सहाफत के अरसे में हुकूमतें बनती टूटती देखी है, लेकिन इस वक्त जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है वो हमने पहले नहीं सुनी। मुझे नहीं समझ में आती कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक ये कहा हो कि मेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे इसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात लगती है वो ये कि किसको बता रहे थे, वो किसके पास ऑप्शन नहीं है। लिहाजा उन पर जो इल्जामात लगाती है अपोजिशन, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो PMLN है, कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं या मुख्तलिफ हल्कों की सपोर्ट को हासिल है, तो क्या जी उन्हीं का हवाला दे के कह रहे थे कि उनके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बुरी बात है। इमरान खान साहब ने मेरे लिहाज से भोंगी मारी है। दूसरी बात यह है कि जो असेंबली में आज जो कुछ हुआ, जो लहजा इख्तियार किया जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मैं काश मुझे पहले पता होता कि आपके प्रोग्राम में मुझे बुलावा आएगा तो मैं जरूर आपसे दरख्वास्त करता कि जरदारी साहब के दौर की और बेनजीर दौर की जो वीडियोज हैं जरा निकालिए। शाह महमूद कुरैशी साहब की वो इससे 4 गुना जज्बे के साथ ये साबित करते रहे हैं कि बेनजीर से और आसिफ अली जरदारी से बड़ा डेमोक्रेट दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो ये जज्बे जो हैं ये बहुत ही टेम्परेरी हैं, इसलिए कि इनके ऊपर इल्जाम था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार हैं। लिहाजा उसके पस मंजर में उनको अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए आज छत फाड़ के बोलना पड़ा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपोजिशन में जो आज बिलावल साहब की तकरीर थी, वो जाहिर है अपोजिशन लीडर का काम ही ये है कि वो कीड़े निकालें इनके अंदर। उनको ये तवक्को अगर हो उनसे कि वो आएंगे और उनकी तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छी उन्होंने गवर्नेंस की है, कमाल हो गया, कीमतें कम हो गई हैं, रोजगार सबको मिल गया है, 5 लाख घर भी मिल गए हैं, 1 करोड़ नौकरियां भी मिल गई हैं। तो ऐसा तो होने वाला नहीं था। जाहिर है उन्हें एज ए अपोजिशन लीडर, क्योंकि शहबाज शरीफ सब नहीं थे, तो इसी तरह की तकरीर करनी थी। अब दूसरी तरफ देखिए नून लीग जो है उसके ख्वाजा आसिफ साहब जो एक्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ के लिहाज से, उन्होंने भी लॉजिकल तकरीर की आज भी और कल भी जो गुजरा है। लेकिन असल बात यह है कि क्या हुकूमत अपने किए हुए वादे अब 2 साल गुजरने को हो गए हैं पूरे कर पाई है या नहीं? ये कोरोना तो अब आया है। इनके बजट की परफॉर्मेंस जो इकोनॉमिक सर्वे था वो तो इनके पिछले साल की परफॉर्मेंस के ऊपर था। जिस तरह से उन्हें वोट मिला था वो तो उस तरह से कायम नहीं रखती है, तो बेटी है। तो वो मेरे समेत सारे ही ढूंढ रहे हैं कि वो नया पाकिस्तान का है। नया पाकिस्तान का जी मजर आप बताइएगा, हाउ डू यू सी द सिचुएशन? हमें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर तो ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों कहा ये, और कोई कहता है ऐसे, लेकिन इमरान खान इज अ पॉलिटिशियन, बड़े फर्क किस्म के हैं, उनको जो समझ आई उन्होंने कह दिया। और इन अ सेंस ये बात तो ठीक है, वो किसको ये कह रहे हैं कि कोई मेरे अलावा चॉइस नहीं, शायद पब्लिक को के पास चॉइस नहीं है ये इस वक्त, और तो कोई कुछ इस वक्त करने से रहा मेरा नहीं ख्याल के कोई इस्टेब्लिशमेंट इज गोइंग टू कम एंड प्ले एनी एक्टिव रोल। बट इमरान खान जो कह रहे हैं वो गलत भी नहीं है, ये नहीं कि चॉइस नहीं है, लेकिन कोई रास्ता तो नहीं है कि तब्दीली कोई आए, और तब्दीली के कोई चाह भी रहा है इस वक्त या नहीं? मजर
शुक्रिया नसीम। देखिए, इमरान खान की जो दोनों तकारीर हैं, जो उन्होंने कौमी असम्बली में भी की थी और जो उन्होंने कल की है डिनर पे, अगर दोनों तकारीर को सामने रखें तो ये बड़ी गैर मामूली तकारीर उस लिहाज से हैं कि मेरे ख्याल में जो कल उन्होंने तकरीर की और ये जो उन्होंने ख़ास बात की कि मेरे सिवा कोई चॉइस नहीं है, ये एक तो उन्होंने मैसेज दिया जाहिर है उन लोगों को जिन्होंने उनको 2018 के इलेक्शन के बाद वो बैसाखियाँ प्रोवाइड की, जिसकी बिना पे उनको गवर्नमेंट बनाने में मदद मिली, वरना तो शायद गवर्नमेंट नहीं बन पाती उनकी। और दूसरा मैसेज उन बैसाखियों के लिए है जो कोलिशन जिन्हें पार्टनर्स कहते हैं या अलाइज हैं, उनके लिए भी है कि अगर आप इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मैं आपको वादे पैगाम दे रहा हूँ कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं यही हूँ और आपके पास मुझे सपोर्ट करने के अलावा, मेरे साथ चलने के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ये दो मेरा ख्याल है दोनों तरफ उन्होंने ये मैसेजेस दिए हैं। उनका जो कौमी असम्बली का इंटरेस्ट था वो गैर मामूली था, उन्होंने वाइड रेंजिंग इशूज़ पे बात की और वो लगा ये कि वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर हैं। देखिए, जब आदमी अंडर प्रेशर होता है तो फिर वो इतना प्रोएक्टिव नज़र आता है जितना वो कई महीनों से नहीं थे। वो कभी भी इस तरीके से कौमी असम्बली के अराकीन में जो है वो जिस तरह वो कल उन्होंने डिनर के बाद सबसे फर्जन जाके मुलाकात की, इट इज़ वेरी अनलाइक ऑफ इमरान खान। वो इमरान खान कभी उस तरह का उनका वो नहीं रहा है कि वो इस तरीके से जाके मिलें। तो वो एक हीट फील कर रहे हैं, वो ये फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से वो सारे लोग जो उनकी झोली में ला के रख दिए गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी झोली से निकल रहे हैं। BNP मैंगल उठा लें, चाहे उनके इशूज़ कोई नज़रियाती नहीं हैं, उनके पेटी इशूज़ हैं, और ख़ुद उनकी पार्टी के अंदर जो MNAs कल एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते थे, वो आज TV पे बैठ के अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो इमरान खान ये फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी डोरें कोई हिला रहा है, इस वजह से ये बोल रहे हैं। तो उनकी जो कल की तकरीर थी वो मैसेज था कोलिशन पार्टनर्स के लिए भी और जिन्होंने उनको कोलिशन पार्टनर बनाया है उनके लिए भी, कि आई एम गोइंग नोवेयर और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, आपने सुना तबसरा, इसी पर प्रोग्राम ख़त्म करने का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।